एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और साथ ही साथ क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं निवारक निरोध संबंधित कुछ कानूनों की जो समय समय पर लाए जाते रहे हैं। मैंने आपको अनुच्छेद 22 पढ़ाया था ना, उसी के तहत कहा था कि निवारक निरोध संबंधित कुछ कानून भी लाए गए हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले निवारक निरोध से तात्पर्य क्या है? अपराध करने से रोकना। सबसे पहला मकसद है अपराध करने से पहले रोकना। क्योंकि आप देखते हैं जो दंडात्मक कार्रवाई होती है उसमें क्या होता है? दंडात्मक कार्रवाई में जब अपराध हो जाता है, अपराध कर लिया जाता है, जब कार्यवाही चलती है उसको सज़ा मिलती है। परंतु निवारक निरोध के तहत क्या होता है कि अपराध अब तक हुआ नहीं है, सिर्फ शक है। शक की बिना पर नज़रबंदी की गई है ताकि ये अपराध होने से रोका जा सके। इस अपराध से जो क्षति होगी, जो हानि पहुंचेगी, जो नुकसान होगा, उसको रोका जा सके। तो सबसे पहला क्या मतलब निकालेंगे आप इससे? क्या कहना समझेंगे कि अपराध करने से रोकना। और इससे संबंधित कानून अनुच्छेद 22 के सब क्लॉज 22 के 3 से 7 तक में है। ठीक है। अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार, इसमें क्या किया जाता है? दूसरा, पहला इसका मकसद है अपराध करने से पहले ही रोकना। और रोके कैसे जाता है? अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है या नज़रबंदी कर दी जाती है ताकि ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ ना कर पाए। ठीक है। और ये किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? किस लिए निवारक निरोध कानूनों का प्रयोग किया जाता है? देश हित में, लोक व्यवस्था को बनाए रखने में, ताकि हमारे देश को, हमारी जो लोक व्यवस्था है, हमारा शासन प्रशासन है, जिस तरीके की दिनचर्या प्रतिक्रिया चीज़ें चलती हैं रोजाना की, उसमें कोई हानि ना पहुँचे, लोक व्यवस्था बाधित ना हो। ठीक है। आप देखते हैं कि धारा 144 भी समय समय पर लगा दी जाती है। इलेक्शन हो, चुनाव हो, तब भी लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका भी मतलब यही होता है कहीं ना कहीं कि हमारी जो लोक व्यवस्था है वो बाधित ना हो। जो चुनाव कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल किसी निर्विरोध, यानी कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी, उसमें कहते हैं ना विरोधी तत्वों का कुछ नहीं पता, वो मौका ढूंढते हैं, तो इसीलिए लगा दी जाती है ताकि बिना किसी विघ्न के, बाधा के चुनाव संपन्न कराए जा सके। तो वो भी लोकहित में होता है। तो इसका उद्देश्य है लोक व्यवस्था, देश से संबंधित या राज्य सुरक्षा, यानी कि लोक व्यवस्था का विषय हो, देश से संबंधित कुछ विषय हो, देश की सुरक्षा से संबंधित कुछ विषय हो, या राज्य से संबंधित कुछ विषय हो। क्योंकि आप सब जानते हैं समवर्ती सूची में है, राज्य सूची भी इस पर कानून बना सकती है और केंद्र भी बना सकता है। हो सकता है पूरे देश में कोई इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो, परंतु किसी एक राज्य में, किसी पर्टिकुलर एक राज्य में इसकी आवश्यकता हो तो कानून बनाया जा सकता है। ठीक है। सिर्फ 3 माह तक जेल में रख सकते हैं। अब जो वर्तमान स्वरूप है इसका, उसमें क्या है? सिर्फ 3 माह तक जेल में रख सकते हैं, 3 महीने तक। अगर 3 महीने से ज़्यादा की अवधि तक आपको इसको जेल में रखना है, जो तो कमेटी जिसका गठन किया गया है, मैंने पहले ही आपको बताई थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के प्रतिवेदन के बाद ही, जब वो अपना प्रतिवेदन दे देगी, उसके बाद ही आप इस टाइम ड्यूरेशन को और बढ़ा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 3 महीने तक। ठीक है। व्यक्ति को शीघ्र निरोध के आधार पर सूचित करना। और ये भी बताया गया है कि निरोध का आधार क्या है, क्यों उसको निरोध किया गया है, क्यों प्रतिबंधित किया गया है, तो क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसके आधार को लेकर उस व्यक्ति को, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको निरोध किया गया है, उसको सूचित करना, ये भी कहा गया है। परंतु अगर कोई ऐसा विषय है जो लोकहित से, यानी कि लोकहित में कुछ ऐसा विषय है जिसको प्रकट करने से लोकहित में, देश में, राज्य में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, तो आवश्यक नहीं है कि वो चीज़ बताई भी जाए। ठीक है। निरोध आदेश के विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का शीघ्र अवसर, यानी कि जिसको भी निरोध किया गया है, अब निरोध किया गया है तो उसको भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए, तो वो अपने पक्ष के लिए जल्दी से जल्दी अभ्यावेदन कर सकता है, ये अधिकार हैं उसके। ठीक है।
अब बात करते हैं इससे संबंधित समय समय पर क्या कानून लाए गए। ठीक है, विधियां अर्थात कानून, क्या विधि बनाई गई समय समय पर निवारक निरोध से संबंधित। सर्वप्रथम कौन सी विधि बनाई गई? निवारक निरोध अधिनियम 1950। क्या? निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारतीय संसद द्वारा 26 फरवरी 1950 को प्रथम निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि पारित कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और इसका पूरा नाम अगर आप कहें तो क्या होगा? निवारक निरोध अधिनियम 1950। ठीक है, इसमें बातें क्या की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया था निवारक निरोध अधिनियम 1950? राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना। यानी कि जो भी ऐसे तत्व हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो भी इस तरीके की बाधा डालते हैं जिससे देश के हित को, लोक व्यवस्था को, राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचती है, उसमें बाधा डाली जाती है, तो इस तरीके के तत्वों को रोकना। और आपको पता है हमारा देश उस समय नया नया स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना। वो जो ऐसे तत्व हैं, जो विरोधी तत्व हैं, आप जानते हैं हर देश में, हर समाज में, हर राज्य में, हर राष्ट्र में ऐसे कुछ ना कोई विरोधी तत्व होते ही हैं। घर में भी आप देखते हैं, घर में भी क्या होता है, ठीक है 4 जने अगर आपके साथ है तो कोई ना कोई तो बोलेगा ही कि नहीं ऐसे क्यों हुआ, कोई ना कोई ऐसा होता ही है। तो ये हमारा देश क्या है, एक हमारा घर है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसे हो सकता है कुछ शैतान भी हो, कुछ उपद्रवी भी हो, परंतु अगर वो छोटे बड़े स्तर पे हैं तो चीज़ें शांत कर ली जाती है। परंतु अगर वो हमारे देश को ही अहित करने लगे, आप क्या होता है घर में अगर ठीक है कोई शैतान बच्चा है तो उसे शैतान कहते हैं, अगर वो बड़े स्तर के अपराध करने लगा और उसे नहीं रोका गया तो क्या होगा, पूरा घर तबाह हो जाएगा। उसके साथ साथ बाकी अन्य सदस्यों पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके भविष्य पर। तो हमारा देश भी एक घर है, तो इसी कारण से जो इस तरीके के तत्व हैं वो बाकी देश पर इम्पैक्ट ना डाल सके, बाकी व्यवस्था पर इम्पैक्ट ना डाल सके, इस कारण से इनको लाया जाता है। और आप देख सकते हैं इसकी सर्वप्रथम शुरुआत आप कहाँ से दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निवारक निरोध से संबंधित ये जो कानून है ये सिर्फ देश की आज़ादी के बाद ही लाया गया, नहीं, आप अंग्रेज़ों के समय भी इसको देख सकते हैं। अगर आप इसका इतिहास देखना चाहें तो 1919 का रॉलेट एक्ट देखिएगा, उसमें क्या अधिकार थे, उसमें अधिकार थे कि बिना सूचना दिए, बिना वारंट के किसी को भी शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसका इतिहास तो वहाँ से ही शुरू होता है, कहाँ से? 1919 के रॉलेट एक्ट से। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं निवारक निरोध अधिनियम 1950 की। ये 1 अप्रैल 1951 को समाप्ति थी। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1 साल का था। इसको समाप्त कब होने था? 1951 में। परंतु समय समय पर इसको बढ़ाते गए, समय के हिसाब से जितनी इसकी आवश्यकता थी इसको समय समय पर बढ़ाया जाता रहा। आप देखते हैं ना, आरक्षण की सुविधा भी पहले प्रथम तौर पर सिर्फ मात्र 10 वर्ष के लिए थी, परंतु आज तक भी 10 साल होने से पहले उसको रिन्यू आप कहते हैं, उसकी समय अवधि बढ़ा दी जाती है। अभी तक है ना चीज़ें, तो इसी तरीके से इसको भी 1 साल के लिए लाया गया था, परंतु समय समय पर इसकी अवधि बढ़ा दी गई। कब तक रहा ये? 1971 में इसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 1971 में समाप्त कर दिया गया, इसको याद रखिएगा। हम बात अब हमने पहले एक्ट देख लिया है निवारक निरोध अधिनियम 1950। अब हम दूसरे एक्ट के बारे में बात करेंगे, मीसा। क्या है मीसा? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाया कब गया? 1971 में। हिंदी में नाम क्या बोलेंगे? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। क्या बोलेंगे? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में लाया गया, परंतु इसको 44वें संविधान संशोधन के प्रतिकूल खिलाफ बताया गया, तो इस कारण से इसको 1979 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको 1979 में समाप्त कर दिया गया। आधार क्या दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के विरुद्ध
आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये मीसा, आप देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव जी की एक बेटी का नाम मीसा है, तो वो मीसा इसी एक्ट के नाम पर है। क्यों? क्योंकि जब ये मीसा एक्ट लाया गया था उस समय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर इसके तहत ही मुकदमा चल रहा था और उसी समय इनकी इस बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम मीसा है, तो इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया। इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता होनी चाहिए और याद हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि मीसा नाम का कोई एक कानून भी है। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम क्या है? विदेशी मुद्रा यानी कि जो बाहर के देशों के पैसे होते हैं, रुपये होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर कह सकते हैं, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, तस्करी यानी कि इनलीगल तरीके से कार्य होता है ना, आप देखते हैं इनलीगल तरीके से चीज़ें या किस वस्तुओं का व्यापार, मुद्रा इधर से उधर एक देश से दूसरे देश में पहुंचाई जाती है या मंगाई जाती है वहाँ से, तो यही बात कही गई है। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 इसके तहत क्या किया गया? तस्करों के लिए पहले नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 1 वर्ष निर्धारित की गई। 13 जुलाई 1984 को अध्यादेश आपको पहले ही बता दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पार्लियामेंट के लेक्चर देखेंगे तब आपको बताया था कि अध्यादेश तब लाते हैं जब संसद के 2 सदन है ना, कौन से सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो जब संसद के सदनों की बैठक नहीं चल रही होती और उस समय किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तब राष्ट्रपति जी के द्वारा अध्यादेश लाकर कानून बनाया जाता है और वो इसी तरीके से लागू होता है जैसे संसद द्वारा लाए गए कानून का महत्व होता है, उतना ही महत्व अध्यादेश का भी होता है, ठीक है। अब उसका बाकी क्या तरीका है, समाप्त होता है या नहीं, या लागू रहता है, ये सब हम पॉलिटी में बताएंगे आगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो 13 जुलाई 1984 को अध्यादेश द्वारा इसकी अवधि बढ़ा दी गई, 1 वर्ष से 2 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, इसका नाम क्या दिया? रासुका। इसका आप शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या बोल सकते हैं? रासुका। 1980 में लाया गया। क्यों लाया गया? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता संकट, यानी कि जो भी हमारे देश के यही सोचते हैं, देश की एकता को, अखंडता को हानि पहुंचाना चाहते हैं या देश में उपद्रव फैलाना चाहते हैं, इस तरीके के लोगों पर रोक लगाने के लिए, इस तरीके के लोगों पर, इन उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध याद रखिएगा आपको कि रासुका लाने का क्यों लाया गया था रासुका? कि हमारी देश की जो एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, इसको हानि ना पहुंचाएं। जो व्यक्ति इस तरीके के कार्यों में संलिप्त होते हैं, जो इस तरीके के तत्व होते हैं जो देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता, लोक व्यवस्था को हानि पहुंचाना चाहते हैं, इन व्यक्तियों के विरुद्ध लाया गया रासुका एक्ट। और लाया कब गया? 1980 में। ये अभी भी लागू है, याद रखिएगा इस बात को आप, ये अभी भी लागू है। टाडा बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, अब तक का इसको सबसे प्रभावी एक्ट, सबसे मजबूत एक्ट, और जो इसमें कार्रवाई की जाती थी वो भी बहुत कठोर कार्रवाई थी। तो ये बोल सकते हैं कि अब तक का सबसे मजबूत, कठोर कार्रवाई वाला और मजबूत एक्ट टाडा था। संजय दत्त जी को जिसके तहत गिरफ्तार किया गया था वो यही एक्ट है। टाडा एक्ट के तहत ही संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आप याद रखें। टाडा लाया क्यों गया था? जो पंजाब में उपद्रव उठ रहे थे, पंजाब राज्य की जो व्यवस्था थी उसका जो अहित हो रहा था, पंजाब में जो लोक व्यवस्था इधर उधर हो रही थी, पंजाब में उपद्रव हो रहे थे, इस कारण से लाया गया था। वहाँ के सुरक्षा बलों को स्पेशल अधिकार दे दिए गए थे इसके तहत। टाडा फुल फॉर्म क्या है? टेररिस्ट एंड डिस्रप्टिव एक्टिविटीज़। हिंदी में क्या है?
आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम। क्या? आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम लाया कब गया? 1985 में, 1985 में लाया गया। पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए, मैंने अभी आपको बताया, पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को कुछ अधिकार दिए गए टाडा के तहत। इसमें क्या था? 180 दिन या 6 माह तक आप किसी को गिरफ्तार रख सकते हैं, और इस बीच सिर्फ आप एक ही बार उसको पेश भी करते हैं, उसकी पेशी सिर्फ एक बार करते हैं, उसके बाद पुनः आप 180 दिन या 6 माह तक उसको गिरफ्तारी में, नज़रबंदी में रख सकते हैं। सबसे अधिक व प्रभावी कठोर बताया गया था टाडा को। 23 मई 1995 को इसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 23 मई 1995 को। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। क्या है? पोटा, प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2 अप्रैल 2002 को लागू किया गया। आपको पता है संसद पे हमला हुआ था। कब हुआ था? आप देख के आइए। तो उस संसद के हमले पर आप देखिएगा कब हुआ था, और भी कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगी। कुछ थोड़ी देखिए, अगर हम डिपेंड हो जाते हैं ना सामने वाले पर ही, तो हमारी जो मेहनत करने की आदत होती है, जिससे हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है। क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हैं, जब चीज़ें करी कराई मिल जाएंगी तो कौन करना चाहेगा मेहनत। परंतु एक बात रियलिटी जान लीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है या जीवन में कामयाबी चाहिए, तो मेहनत भी खुद करनी पड़ेगी आपको सामने वाला सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, परंतु अगर आपके अंदर खुद अपने आप में जुनून नहीं होगा काम को करने के लिए, तो वो कब तक आपसे ज़बरदस्ती करवा सकता है। तो 2 अप्रैल 2002 को लागू हुआ। संसद के हमले के बाद पोटा लाया गया। आप इसको टाडा का ही एक रूप भी कह सकते हैं। आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित, इसका जो मेन उद्देश्य था, और इसके तहत उस समय 23 आतंकवादी ग्रुपों को प्रतिबंध भी किया गया। शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था इसमें 3 माह तक, या और आपको 1 महीने के भीतर 10 से 1 महीने के भीतर, यानी कि 10 दिन की अवधि से 30 दिन की अवधि के भीतर आपको आरोप पत्र दाखिल करना आवश्यक बताया गया इसके तहत, और 3 महीने तक आप इसके अंदर रख सकते थे गिरफ्तारी में। परंतु 10 दिन से 30 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर आपको आरोप पत्र दाखिल करना होगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे, ठीक है, परंतु 3 महीने के बाद, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही। 31 सितंबर 2004 को ये भी अध्यादेश के माध्यम से ही समाप्त किया गया। ठीक है, इसको भी किसके माध्यम से समाप्त किया गया? इसको, जैसे इसमें अध्यादेश के माध्यम से समय अवधि 2 साल की गई थी, इसको अध्यादेश के माध्यम से समाप्त किया गया। कब? 2004 में। एक UAPA आया, यूपा आप बोल सकते हैं, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। मानव अधिकारों का उल्लंघन का आरोप लगा इस पर कि इसमें जो अधिकार दे रखे हैं वो इतने बड़े स्तर पर हैं कि मानव के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अभी तक भी ये लागू है, ठीक है, ये लागू है अब भी। अब है अफस्पा, ये मैंने सबसे इसको लाया 1958 में ही था, परंतु ये बहुत बड़े स्तर पर न्यूज़ में बना रहता है, चर्चा में बना रहता है, और आपसे क्वेश्चन हो सकता है आगे अगर चर्चा में आए तो पूछ लिया जाते हैं। इसको सर्वप्रथम पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लाया गया था, वहाँ पर जो अलगाववादी या इस तरीके की गतिविधियाँ होती थी जिस कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र अशांत हो जाता था, तो अशांत क्षेत्रों में शांति बनाने के लिए, शांति कायम करने के लिए लाया गया अफस्पा। क्या? AFSPA, अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसके तहत जो अधिकार दिए गए, सेना को बहुत बड़े स्तर पर अधिकार दिए गए, और ये कहा जाता रहा है कि इस अधिकारों के कारण समय समय पर जो सेना है वो बहुत गलत तरीके से इनका प्रयोग करती है। इसको लाया गया 1958 में। लाने का क्या कारण था? हिंसाग्रस्त, आतंक से ग्रस्त
क्षेत्रों में शांति कायम करने के लिए। जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू किया गया था। तो जहाँ पर भी ऐसा लगता है और राज्य कहती है केंद्र सरकार से, या राज्य भी लागू कर सकती है कि यहाँ पर हमारा राज्य अशांत क्षेत्र है, याद रखिएगा अशांत क्षेत्र की घोषणा कौन करेगा? वो राज्य ही करेगी, क्योंकि राज्य को ज़्यादा पता है ना। तो राज्य भी कर सकती है अशांत क्षेत्र की घोषणा और केंद्र भी कर सकती है। सुरक्षा बलों को गिरफ्तारी तलाशी हेतु विशेष बड़े स्तर पर अधिकार दे दिए गए। वो बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती थी, तलाशी ले सकती थी और किसी को रोक कर भी उससे पूछताछ कर सकती थी। और इतना बल प्रयोग करने का अधिकार था इसमें कि अगर बल प्रयोग करते समय व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी तो भी सुरक्षा बलों पर कोई कार्यवाही का इसके तहत प्रावधान नहीं है। अब यहाँ पर ये, और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई, संतोष हेगड़े कमेटी भी, क्योंकि समय समय पर इस पर ये बात उठती रही है कि इसके द्वारा मानव अधिकारों का, उनके अधिकारों का, मूल अधिकारों का बड़े स्तर पर उल्लंघन होता है, किसी की प्राइवेसी का बड़े स्तर पर हनन किया जाता है। तो ये बातें समय समय पर उठती गई। सेना इसका गलत प्रयोग करती है, गलत प्रयोग कर रेप के केस, किसी से दुश्मनी निकालती है, बिना मतलब कोई बिना रीज़न के भी उसको मार दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर सेना के ऊपर तो अगर मार भी दिया जाता है तो कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। तो इस कारण से कमेटी का भी गठन किया गया था, संतोष हेगड़े कमेटी। तो ये संतोष हेगड़े कमेटी किससे संबंधित है? अफस्पा से, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून। हिंदी में नाम क्या है अफस्पा का? सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून। इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लिए लाया गया है। सशस्त्र सेना, इसमें सेना को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो इससे संबंधित जो मुद्दे हैं बार बार उठते रहते हैं। आपने बहुत पॉपुलर नाम था इरोम शर्मिला जी का, जिन्होंने 15-16 साल तक अनशन किया इसी के खिलाफ। वो पूर्वोत्तर से बिलोंग करती थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र क्या आप पूर्वोत्तर कितने क्षेत्र है पूर्वोत्तर बताइए? असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सारे जो क्षेत्र हैं वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से बिलोंग करती थी। ये उनका कहना था कि वहाँ पर बड़े स्तर पर सेना, जिस सुरक्षा बल अपनी मनमानी करते हैं, किसी के भी यहाँ पर बिना बात के ही, बिना रीज़न के घुस जाते हैं। अगर, और इस कारण ये कहा भी जाता था कि हो सकता है वो किसी से अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकालें, क्योंकि इसके तहत तो सेना पर कोई कार्रवाई की ही नहीं जाती थी। तो समय समय पर इसको लेकर इस तरीके के वाद विवाद उठते रहते हैं। चलिए, आई होप जो मैंने आपको समझाया है, जो पढ़ाया है, वो बताया आपने अच्छे से सुना होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।